इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद से पूरे अरब ममालिक पर मुसलमानों के साथ गद्दारी करने के इल्जाम लग रहे हैं। खास तौर पर सऊदी, यूएई, जॉर्डन और मिस्र पर। एक रिपोर्ट के खुलासे के बाद पूरे अरब में खलबली मच गई है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पूरे अरब ने अमेरिका और इजराइल की मदद की और ईरान के हमले की खुफिया जानकारी अमेरिका और इजराइल को फराहम कराई। अगर वाकई ऐसा है तो ये शर्मसार करता है कि वो मुल्क जिसने 34,000 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल किया, जिसके खिलाफ ज्यादातर गैर मुस्लिम देश खड़े हैं, उसी मुल्क की तमाम मुस्लिम देश चुपचाप मदद कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं तहजीब टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट के खुलासे से पूरे अरब ममालिक में खलबली मच गई है, जिसके बाद मुसलमानों में भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अमेरिका ने कई देशों को इजराइल पर ईरानी हमले की तैयारी में मदद करने के लिए राजी किया, जिससे एक बड़ी हिफाजती ढाल तैयार की जा सके। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कई खाड़ी देशों ने ईरान की इजराइल पर हमला करने के मंसूबे के बारे में खुफिया मालूमात दी, जिससे फिजाई दिफा इकदामात की कामयाबी के लिए अहम मालूमात मिली, जिसने बड़े पैमाने पर हमले को लगभग पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। सऊदी, अमेरिका और मिस्र के अफसरान के हवाले से पीर को रिपोर्ट की गई, जबकि ये पहले से ही मालूम था कि जॉर्डन ने अपने फिजाई इलाके के जरिए से इजराइल की ओर जाने वाले ड्रोनों को मार गिराने में एक्टिव तौर पर हिस्सा लिया था। जनरल रिपोर्ट ने पहली बार पूरे इलाके में मुश्तरका सरगर्मियों की गुंजाइश का खुलासा किया और इसमें वो देश भी शामिल थे जिनका इजराइल के साथ कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट में अफसरान के हवाले से कहा गया कि इतने सारे ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में कामयाबी अरब देशों के जरिए ईरानी मंसूबे के बारे में खुफिया मालूमात देने के साथ साथ अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल को मजबूत करने और आजाद ट्रैकिंग अता करने की वजह थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ मामलों में अरब फोर्सेज ने खतरों को रोकने में एक्टिव किरदार अदा किया और मदद के लिए अपनी फौजें अता की। ये जाहिर करता है कि जॉर्डन ऐसा करने वाला अकेला अरब देश नहीं था। सऊदी अरब और दूसरी अहम अरब सरकारों के जरिए निभाए गए पूरे किरदार को छुपा के रखा जा रहा है। सऊदी और मिस्र के अफसरान ने जनरल को बताया कि 1 अप्रैल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियों के बाद अमेरिकी अफसरान ने ईरान के बदला लेने के मंसूबे के बारे में खुफिया मालूमात और हमले को रोकने में मदद के लिए अरब सरकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ अरब सरकारें इस डर से झिझक रही थी कि इजराइल की मदद करने से वो ईरान के साथ सीधे जंग में आ जाएगी या बदले का सामना करना पड़ेगा। ताहम आखिरकार सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जाती तौर पर मालूमात देने पर राजी हुए, जबकि जॉर्डन अमेरिका और दूसरे देशों के जंगी जहाजों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देने पर राजी हुआ। अफसरान ने कहा कि जॉर्डन ने यह भी कहा है कि वो मिसाइल और ड्रोनों को रोकने के लिए अपने खुद के जेट जहाजों का इस्तेमाल करेगा। सवाल ये उठता है कि ईरान कब और कैसे इस पैमाने का हमला करेगा, यह अमेरिका और इजराइल को कैसे पता चला। उन्होंने कहा कि हमले से 2 दिन पहले ईरानी अफसरान ने इजराइल के खिलाफ बन रहे मंसूबे के बारे में सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों को बताया ताकि ये मुल्क अपने एयर स्पेस को महफूज कर सकें। ये मालूमात अमेरिका को दे दी गई, जिससे अमेरिका और इजरायली डिफेंस मंसूबों के लिए अहम तफसील फराहम हुई। जैसे ही हमला तय हो गया, वाशिंगटन ने इलाके में जहाज और मिसाइल हिफाजती सिस्टम की तैनाती का हुक्म दिया और इजराइल और अरब सरकारों के बीच मजबूत दिफा का हुक्म दिया। हाल के दिनों में तनाजा बढ़ने पर कई दूसरे अरब मुल्क चुप रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि कुवैत और कतर ने ईरानी हमले को नाकामयाब करने के लिए अपने ठिकानों का इस्तेमाल करने की अमेरिकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया है। जॉर्डन में तो हुकूमत के खिलाफ इस पर जबरदस्त एहतजाज शुरू हो चुका है। वहाँ लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। जॉर्डन साथ ही उसके पड़ोसियों के बीच सोशल मीडिया पर तस्वीरों में किंग अब्दुल्ला को इजरायली झंडा पहने हुए एक गद्दार के रूप में दिखाया गया है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन कैबिनेट के एक बयान में लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी मालूमात के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करें, न कि सोशल मीडिया पर। जॉर्डन ने सख्त सोशल मीडिया कानूनों को नाफिज किया है और पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा कर्मियों और एहतजाजियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव और आगजनी के हादसे भी शामिल हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि जॉर्डन को इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि हमने ऐसा क्यों किया। अपनी सफाई में जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमान अल सफादी, जो पिछले 6 महीनों से फिलिस्तीनियों के लिए एक जज्बाती सिफारती आवाज हैं, उन्होंने इतवार को लोकल टीवी को बताया कि तशखीस की गई है कि जॉर्डन पर गिरने वाले ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हकीकत में खतरा था
और आर्म्ड फोर्सेस इस खतरे से निपटा। उन्होंने कहा, अगर खतरा इजराइल से आया होता तो जॉर्डन भी वही कार्रवाई करता। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने कहा, आपको इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के पड़ोसी के तौर पर जॉर्डन के नजरिए से सोचना होगा। वो अपने देश में गिराए जाने वाले हथियारों और मिसाइलों के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं और इसीलिए वो अपने आसमान को साफ रखने और अपने लोगों को महफूज रखने के लिए एक आजाद देश के तौर पर बिल्कुल सही कदम उठाते हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा खुद इजरायली और सालों में उनके जरिए बनाई गई हिफाजत थी। दूसरी तरफ सऊदी की बात की जाए तो जरायों ने पीर को अल अरेबिया से बात करते हुए सऊदी अरब की भागीदारी से इनकार किया। इजरायली न्यूज वेबसाइटों ने एक ऑफिशियल सऊदी वेबसाइट के हवाले से बयान पब्लिश किए थे, जिसमें कहा गया था कि किंगडम ने हाल ही में डिफेंस इत्तेहाद में भाग लिया था, जिसने ईरानी हमलों का सामना किया था। जरायों ने अल अरेबिया को बताया, ऐसी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिसने इजराइल के खिलाफ हमलों को रोकने में सऊदी की भागीदारी के बारे में बयान पब्लिश किया हो। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इस रिपोर्ट के खुलासे में कितनी सच्चाई है। क्या ईरान के हमले के खिलाफ अरब मुल्कों ने वाकई में इजराइल का साथ दिया है, या फिर ये इजराइल और अमेरिका की खाड़ी देशों को आपस में लड़ाने की एक चाल है। मुस्लिमों को नजरअंदाज करने वाली बीजेपी लोकसभा इंतखाब आते ही मुस्लिम वोटों की खुशामद में लग गई है। उत्तर प्रदेश के हजारों बूथों में बीजेपी मुस्लिम खवातीन को पोलिंग एजेंट बनाकर उतारने वाली है। ये पोलिंग एजेंट मुस्लिम खवातीन को बीजेपी के लिए वोटिंग कराने की कोशिश करेगी। ताहम बीजेपी से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि मुस्लिम खवातीन को पोलिंग एजेंट बनाने का मकसद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना और फर्जी वोटिंग रोकना है। बीजेपी इस मुहिम के तहत उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां मुस्लिम आबादी अच्छी है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि इंडिया इत्तेहाद इन सीटों पर जीत सकती है। गुजरे दिनों ही बीजेपी ने मुस्लिम खवातीन के वोटों में सेंधमारी के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्लिम खवातीन के लिए मोदी हुकूमत के जरिए किए गए कामों को गिनाना है। बीजेपी के कारकुन ने बताया कि 20,000 से ज्यादा ऐसे बूथों की पहचान कर ली गई है जहां मुस्लिम मुआशरे की अच्छी आबादी है। इन बूथों में 1/3 मुस्लिम खवातीन को पोलिंग एजेंट बनाया जाएगा। लोकसभा इंतखाब करीब आते ही मुस्लिम मुआशरे के खिलाफ नफरती बयानबाजी फिर तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम की एक तंजीम ने मुस्लिमों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम लगाया। तंजीम के एक वजीर ने कहा कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की वजह से हिंदू फिक्र में हैं। तंजीम से जुड़े लोगों ने कहा कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि सख्त कानून लाकर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाया जाए। मुस्लिमों को निशाने पर लेते हुए तंजीम के लोगों ने मुस्लिम पर मुल्क में डर और नफरत का माहौल फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज हिंदू मुल्क में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हर जगह हमारे हिंदू मुआशरे और साधु संतों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुत्व की बात करने वालों का मुल्क में सर कलम किया जा रहा है, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान। हिंदू लीडरान के कत्ल हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम मुआशरे के खिलाफ मध्य प्रदेश में नफरती बयानबाजी हुई है। सूबे में अक्सर हिंदू तंजीम और बीजेपी से जुड़े लीडरान मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। यहाँ तक कि कई तंजीम मुस्लिमों के खिलाफ जेनोसाइड तक की बात कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटिंग के बाद हरकत में आते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट के बाद की गई है। मुजरिमों की पहचान विक्की साहिब गुप्ता और सागर पाल के तौर पे हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस इन्हें लेकर मुंबई पहुंच गई है और आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों मुजरिमों ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की थी उसे सूरत की नदी में फेंक दिया था। दोनों ने सलमान खान के बांद्रा में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की थी। दोनों बाइक पर सवार होकर आए थे और 4 राउंड फायर किए थे। फायरिंग के वक्त सलमान अपने घर में ही थे। हादसे के बाद सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी हिफाजत कड़ी कर दी थी। मुस्लिम मुआशरे पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों एक मुस्लिम कारोबारी को ट्रेन में सफर के दौरान न सिर्फ पीटा गया बल्कि दाढ़ी और बाल मुंड आधा नंगा कर छोड़ दिया गया। मामले के पेश आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है।
27 साल के कपड़ा कारोबारी नदीम मलिक ने बताया कि ये मामला उस वक्त पेश आया जब वो मुंबई से अपने घर बुलंदशहर आ रहे थे। कुछ लोग उनसे बिना वजह उलझ पड़े, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनके बाल और दाढ़ी मुंड दिए गए। पुलिस के अफसरान ने बताया कि नदीम के साथ मारपीट राजस्थान के भरतपुर और कोटा के बीच हुई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जल्दी मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा। हादसे के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नदीम को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। लगातार होते हादसों की वजह से ट्रेनों में सफर करना मुसलमानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन मुसलमानों के साथ ट्रेन में मारपीट या बदसलूकी के मामले पेश आते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक रेलवे के कांस्टेबल ने कई मुस्लिम मुसाफिरों को गोलियों से भून दिया था। अब तो ऐसा लगता है कि दाढ़ी रखना और टोपी पहनना मुल्क में मुश्किल होता जा रहा है। वहीं लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो चुकी है। हर पार्टी मुस्लिमों को लुभाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। महाराष्ट्र के साबिक सीएम उद्धव ठाकरे की नजर मुस्लिम वोटरों पर है और वो उन्हें लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना हेडक्वार्टर सेना भवन में मुस्लिम बिरादरी के कई तबके शामिल हुए हैं, जिसमें उद्धव ने मुस्लिमों से बात की। इस मीटिंग में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस समेत मुस्लिम बिरादरी के कई तबके शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम बिरादरी के लोगों से कहा कि पहले जो हुआ उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए मेरा साथ दीजिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम आबादी है। मीटिंग के बाद मुस्लिम बिरादरी के लोगों के साथ चौपाल भी बैठी। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र का मुसलमान उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे के एहसान को चुकाने का वक्त आ गया है। मुसलमान ठाकरे के एहसान की पाई पाई चुकाएगा। लोकसभा इंतखाबात को लेकर उत्तर प्रदेश में बसपा ने अब तक 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी लिस्ट में अभी तक कई मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरों को जगह दी है, जिससे ये इशारा मिलता है कि बसपा इंडिया इत्तेहाद के रिवायती वोटों में सेंध लगा सकती है। बसपा के जरिए अब तक ऐलान किए गए नामों में से 11 मुस्लिम हैं, जो अहम तौर पर मगरबी यूपी की अकलियती अक्सरियती सीटों से है। वहीं बसपा ने सेंट्रल यूपी की कन्नौज और लखनऊ सीट पर भी मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाया है। मुसलमानों के अलावा बसपा ने बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को भी टिकट दिया है। मायावती ने मगरबी यूपी की अहम मुस्लिम अक्सरियती वाली सीटों पर रैलियों की एक लिस्ट बनाई है, जिनमें मुरादाबाद, पीलीभीत, नगीना और बिजनौर शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार से इंडिया इत्तेहाद पर जोरदार हमला बोला है। गया और पूर्णिया में जलसों को खिताब करते हुए वजीर आजम ने आइन, रिश्वतखोरी, राम मंदिर और दहशतगर्दी को लेकर इंडिया इत्तेहाद पर कई इल्जाम लगाए। पूर्णिया में बोलते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लोग सनातन को मिटाने में लगे हैं। ये लोग सनातन के खिलाफ हैं और इनका मकसद सनातन को खत्म करना है। पीएम ने आगे कहा कि हम मुल्क से रिश्वतखोरी मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रिश्वतखोरी को बचाने में लगे हैं। वजीर आजम ने पाकिस्तान और कश्मीर के मसले पर भी अपोजिशन को निशाने पर लिया। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खरगे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है। उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। वहीं वजीर आजम ने मुल्क में होने जा रहे लोकसभा इंतखाबात में 400 पार के अपने लक्ष्य के साथ आज पश्चिम बंगाल बालूरघाट में आवाम को खिताब करते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को
रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। केरल दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर आइन को खत्म करने और लोगों को असल मुद्दों से भटकाने का इल्जाम लगाया। राहुल ने अपनी तकरीर में आगे कहा कि मोदी में मुल्क चलाने की समझ नहीं है। जब लोग कोविड से मर रहे थे तब पीएम कह रहे थे थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा था। अगर मुल्क के किसी और शहरी ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। मोदी को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। उनकी हुकूमत का मकसद तो अपने 5 से 6 दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। मोदी हुकूमत 5 से 6 बिजनेसमैन की कठपुतली बन गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वतखोरी को छिपाने के लिए लाई गई थी। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव किया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से इंतखाबी मैदान में हैं। राहुल इन दिनों केरल के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर लोगों को लुभाने में लगे हैं। पतंजलि इश्तिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई है। तीसरी बार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों के रवैयों पर सख्त ऐतराज जताया है। जस्टिस हिमा कोहली और अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों के माफीनामों को ठुकरा दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट के हुक्मों को न मानने को लेकर कानूनी कार्रवाई तक की बात कही थी। ताहम बाबा रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने बिना शर्त माफी की बात को फिर दोहराया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन कोर्ट ने बाबा रामदेव के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई अर्जी पर सुनवाई कर रही है। अर्जी में कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। श्रीनगर में झेलम नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों से ज्यादा की मौत बताई जा रही है, जबकि 10 लोगों को बचाया गया है। ये हादसा श्रीनगर के गंडाबल बटवारा इलाके में हुआ है। नाव में स्कूली बच्चे और मजदूर समेत कुल 19 लोग सवार थे। हादसे के पास ही मौजूद पुलिस के एक दस्ते ने तुरंत बचाव शुरू करते हुए कई लोगों को डूबने से बचा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और लापता लोगों को तलाशने में जुट गई है। मकामी लोगों की माने तो हादसे के तुरंत बाद उन्होंने एसडीआरएफ और बाकी अथॉरिटीज को मालूमात दी। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से झेलम समेत कई नदियों में पानी बढ़ गया है। नदी का बहाव बहुत तेज होने की वजह भी बताई जा रही है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से नाव पलट गई। वहीं नाव में सवार 5 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर भी सामने आ रही है। बिहार में इन दिनों पूर्णिया सीट पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरकर इंडिया इत्तेहाद की टेंशन बढ़ाने वाले पप्पू यादव ने अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंगल को पूर्णिया में हुई वजीर आजम के जलसे में पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र करने को लेकर उन पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि 9 साल पहले पूर्णिया एयरपोर्ट को शुरू करने का वादा पीएम साहब ने इसी जमीन से किया था। 9 साल बाद भी जवाब शून्य बटा सन्नाटा है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मोदी जी अपने इन हवाई वादों की सच्चाई बताएं, अपना और अपने नाकारे एमपी की 10 साल की नाकामियों का जिक्र आवाम के सामने करें। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं पप्पू यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, सूची बड़ी लंबी है, मैं लंबी सूची पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही काम है, विकास। बिहार में आप लोगों के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है आपके लिए। एक है पढ़ाई, दूसरा है कमाई, तीसरा है दवाई।
दिल्ली में सेंट्रल सेक्रेटेरियल के नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद होम मिनिस्ट्री के दफ्तर की दूसरी मंजिल पर मंगल को आग लग गई। दमकल निजाम के एक अफसर ने आग की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं, सिर्फ इमारत में मौजूद कुछ दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा है। डीएफएस के मुताबिक होम मिनिस्ट्री के दफ्तर के आईसी सेक्शन में दूसरी मंजिल पर सुबह करीब 9:20 पर आग लगने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दमकल निजाम के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि इस हादसे में जेरोक्स मशीन, कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेजों में आग लग गई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग लगने के वक्त वजीर दाखिला अमित शाह इमारत में मौजूद नहीं थे, लेकिन कई सीनियर अफसरान जरूर दफ्तर में थे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।